नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नाउन एंड केसेस। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन केसेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दूसरा चैप्टर मैंने आपको बता ही दिया है कि ये है आपका नाउन एंड केसेस। तो नाउन एंड केसेस में देखो दो सेक्शन में हमने नाउन टॉपिक को डिवाइड कर रखा है, एक तो नाउन नंबर्स और नाउन केसेस। ठीक है, इसी से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी लोग फटाफट से, एक छोटा सा ब्रेक है आप सभी लोगों के लिए, सेशन को लाइक कर लो भाई जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं करा, और कमेंट करके बताओ कि अभी तक का आपका पहला चैप्टर कैसा लगा और आपको सेशन कैसा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है, बेनिफिशियल है कि नहीं है। कमेंट बहुत मैटर करता है आपका भाई सब। ठीक है, ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां पे आपको दोनों तरह की पीडीएफ मिलेंगी, प्रिंटेबल भी विद एक्सप्लेनेशन, और आपको ये जो क्लास नोट्स है ये भी एक्सप्लेनेशन के साथ और विदाउट एक्सप्लेनेशन, दोनों तरह से आपको प्रिंट जो है पीडीएफ मिलेंगी, प्रिंटेबल भी मिलेगी। ठीक है, हाँ, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लो भैया चैनल को, रेगुलर क्लासेस चाहते हो, किसी तरह की पेड बैच की जानकारी चाहिए आपके पास, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे कि आपको मैंने ये ग्रामेटिकल क्वेश्चंस करा दिए चैप्टर वाइज, ठीक है, अब आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थोड़ी बहुत भी, इसका मतलब आपके बेसिक्स खराब है, या फिर आपको आ रही है तो थोड़ा बहुत और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आपको कंप्लीट बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, इंग्लिश फाउंडेशन बैच, तो आपके पास ऑप्शन है। इंग्लिश फाउंडेशन बैच हमारा हमेशा से एक अपडेट होता रहता है, जैसे अभी हमारे 11 बैचेस आ चुके हैं, ये 12 में चल रहा है। ठीक है, इसके बाद 13, 14, 15 जितने भी आएंगे, तो इंग्लिश फाउंडेशन बैच 12 अभी हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सारे टॉपिक्स को आप बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं एक एक चीज़ बारीकी से, तो आपके लिए बैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आप शुरुआती कर रहे हैं या फिर मॉडरेट स्टूडेंट हैं तो आपको फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, डजेंट मैटर, आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी, एक बार बैच खरीदते हो दूसरी बार आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। कम से कम फीस पूरे यूट्यूब पे सबसे कम फीस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएं तो रिकॉर्डेड ले लेना, लाइव क्लासेस चाहिए तो लाइव क्लासेस हमारी ये चल रही है 12 बैच। ठीक है, चलो, अगर आप लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं, गुरुकुल हमारा चलता है दिल्ली में, जहाँ पे आपको हॉस्टल, खाना, लाइब्रेरी, क्लासेस, गाइडेंस, सब कुछ, डाउट्स वगैरह सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे छोटे मोटे कन्वीनियंसेस अंडर गाइडेंस पढ़ने का मौका मिलता है। आपके पास दोनों कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप लोग कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, फीस वीस से रिलेटेड कोई भी बात करनी है। एसएससी का स्पेशल गुरुकुल चलता है, एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, बाकी अदर एग्जाम्स के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है, क्लासेस के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ, चलो शुरू करते हैं नाउन टॉपिक। ठीक है भाई, नाउन टॉपिक में दो सेक्शन है, 100 क्वेश्चन होंगे, 50 होंगे नाउन केसेस के और 50 होंगे नाउन नंबर्स के, और दोनों ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन फटाफट से इसका आंसर बताएंगे आप लोग सोच के, ठीक है, जल्दी से। देखिए, you know it well that your success is life, your success in life depends not on my advice but on somebody else। देखो, जब भी somebody, someone, nobody, no one, anybody, anyone और everybody, everyone के बाद आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। नाउन केसेस में देखो क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एपोस्ट्रोफी केस। ठीक है, एपोस्ट्रोफी केस जो होता है ना, एपोस्ट्रोफी केस जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एपोस्ट्रोफी केस होता है या तो एपोस्ट्रोफी एस लगाओ, या एपोस्ट्रोफी साइन लगाओ, या फिर ऑफ लगाओ। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बेसिक से सिखा चुका होता हूँ नाउन एंड केसेस के अंदर। ठीक है, अब नाउन एंड केसेस के अंदर अगर आप लोग ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर मैंने आपको ये भी सिखाया होगा कि अगर अकेला somebody वर्ड्स है, कोई भी वर्ड है, somebody अकेला लिखा हुआ है और इसमें आपको पोजीशन दिखाना है, तो आप इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। लेकिन जब इसके साथ में एल्स जुड़ा होता है ना, समबडी एल्स, तो फिर आपको एल्स में एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है, इतना ध्यान रखना है। अच्छा सर, हमें यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है। देखो, मेरी एडवाइस, ये मेरी एडवाइस हो गई, यहाँ पे इस एडवाइस में मेरा पोजीशन हो गया। ठीक है, मेरी एडवाइस, तो यहाँ पे मतलब ये कह रहा है कि आपकी जो लाइफ में सक्सेस है वो मेरी एडवाइस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि किसी और की, यानी कि यहाँ पे आपको पोजीशन शो करना पड़ेगा। ठीक है, पोजीशन, एपोस्ट्रोफी केस का मतलब होता है पॉजेसिव केस, यानी कि आधिकारिक केस जिसको कहते हैं पॉजेसिव केस। ठीक है, ये होते हैं नाउन एंड केसेस। अगर आपने नाउन एंड केसेस नहीं पढ़े हैं तब तो मेरी बातें आपको शायद ही समझ में आए, लेकिन अगर आपने नाउन केसेस पढ़ रखे हैं, नाउन टॉपिक पढ़ रखा है, तो आपको आराम से समझ में आ गई होंगी मेरी बातें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ एडवाइस में मेरी
मेरा अधिकार है, मेरा पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे किसी और का है, तो किसी और मतलब somebody else के बाद आपको apostrophe s लगाना पड़ेगा। डी ऑप्शन विल बी अ परफेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। He informed me that he had gone to one of the minister's residence that stayed here there all night। भाई साहब ये इतना कंफ्यूजेबल सवाल है, मैं बताऊं, सच बता रहा हूं, ठीक है। ये इतना कंफ्यूजेबल सवाल है, इसमें कई सारे लोग अपना अलग अलग तरह से जो है क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है। देखो, उसने इन्फॉर्म करा मुझको, क्या इन्फॉर्म करा, दैट ही हैड गॉन, कि वह गया था, कहाँ गया, टू। अब टू के बाद वो जगह होनी चाहिए, देखो टू के बाद यहाँ पे प्लेस होना चाहिए, ठीक है। वो जहां गया है वही तो होना चाहिए। टू प्लस प्लेस इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ, क्या कहते हैं मेरे भाई, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि टू दिल्ली, टू मुंबई, टू कलकत्ता, टू द ऑफिस ऑफ माय ब्रदर, या कुछ भी लगाते हो। तो टू के बाद देखो यहाँ पे उसने डायरेक्ट वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस लिख दिया है, लेकिन ये गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि टू के बाद हमें चाहिए प्लेस। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लेस लिखना चाहिए। देखने में सुनने में गलत नहीं लग रहा है, टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स मतलब बहुत सारे। पहली बात तो देखो मिनिस्टर में गलती है, मिनिस्टर में, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। देखो पहली बात तो वन ऑफ के बाद जो नाउन लिखा जाएगा वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो गलती तो यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिनिस्टर्स होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे रेजिडेंसेस की बात हो रही है तो रेजिडेंसेस भाई बहुत सारे, देखो मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस, वन के अकॉर्डिंग रेजिडेंसेस भी गलत हो रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा पैटर्न ही गलत है। अब इस पूरे पैटर्न को सही करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टू के साथ आपको प्लेस जोड़ना है। टू द रेजिडेंस, क्या करना है, टू द रेजिडेंस लिखना है पहली बात तो। और रेजिडेंस भाई प्लूरल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई वो किसी बहुत सारे मिनिस्टर्स में से किसी एक मिनिस्टर के रेजिडेंस पे गया है, किसी एक मिनिस्टर के रेजिडेंस पे गया है, तो भाई रेजिडेंस भी एक होगा। टू द रेजिडेंस ऑफ, टू द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है। और जो मिनिस्टर में एपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है ना, वो एपोस्ट्रोफी एस नहीं, सिंपल एस होना चाहिए प्लूरल, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। तो वन ऑफ दी मिनिस्टर्स ऐसे होगा, प्लस रेजिडेंस एक होगा, क्योंकि एक ही मिनिस्टर की रेजिडेंस की बात हो रही है, और टू के बाद प्लेस आता है ताकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बन सके। समझ गए? तो ये पूरा पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, एसएससी सीजल में आया हुआ, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ध्यान रखना इस बात को। द बिल्डिंग्स रूफ, बिल्डिंग की छत, नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्सन्स डेथ। भाई साहब एकदम लॉजिकल सवाल है। पता है क्या, मैंने आपको बताया कि जो नाउन में एपोस्ट्रोफी केस होता है यानी कि पॉजेसिव केस, उसमें 3 सेक्शन होते हैं। एक तो एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, एक एपोस्ट्रोफी साइन। ये लगता है किसमें पता है, ये हिसिंग साउंड वाले वर्ड्स में लगता है, ठीक है। ये हिसिंग साउंड वाले वर्ड्स में लगता है, ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड स पे खत्म होता है तब हम लोग लगाते हैं एपोस्ट्रोफी साइन। और एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं लिविंग नाउन के लिए। किसके लिए? लिविंग नाउन के लिए। और जब किसी नॉन लिविंग नाउन का पोजीशन किसी चीज पे होता है तो वहां पे हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। इसको यूज करा जाता है, जनरल केस की बात बता रहा हूं, ठीक है, फॉर नॉन लिविंग नाउन। ये जनरल केस में ऐसा होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको जो बिल्डिंग है वो नॉन लिविंग नाउन है, नॉन लिविंग नाउन, इसमें आप एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर सकते। इस रूफ को पहले लिखना पड़ेगा, बिल्डिंग को बाद में, बीच में ऑफ लगाना पड़ेगा। दिस स्ट्रक्चर शुड बी लाइक दिस, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको समझनी है कि जब भी हम बाद वाले नाउन को पहले लिखते हैं जिस पर पोजीशन है, जैसे रूफ पे पोजीशन है किसका, बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग से पहले जो रूफ लिखा उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था आर्टिकल टॉपिक में, ठीक है। जब हम किसी भी नाउन को पहले लिखते हैं जिस नाउन पर पोजीशन होता है किसी दूसरे नाउन का, तो हमें क्या करना होता है, जैसे इस नाउन का पोजीशन है तो ऑफ से पहले वाले नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द लिखना होता है। ये चीज आपको भूलनी नहीं है। आर्टिकल टॉपिक अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आर्टिकल टॉपिक में, तो पहले वाले पार्ट में गलती है, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझ में आ गया कि करना क्या है। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस, ध्यान देना मेरी बात पे।
ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। देखो ये दोनों कपल हैं, कपल मतलब देखो जॉन और मैरी दोनों क्या है भाई, कपल हैं। कपल का मतलब हो गया कि ये या तो शादीशुदा है या फिर मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो दोनों का घर एक ही होगा। यानी कि जब भी किसी एक चीज पर जॉइंट पोजेशन होता है, क्या होता है मेरे भाई, जॉइंट पोजेशन या जॉइंट रिलेशन। जब किसी चीज पे जॉइंट पोजेशन होता है मेरे भाई, तो जॉइंट पोजेशन के साथ हमें क्या करना होता है, दोनों नाउन पे अलग अलग पोजेशन की जो है जरूरत नहीं होती। दोनों नाउन में आपको एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाने की जरूरत है, सिर्फ एक में लगाते हैं, वो भी लास्ट वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जॉन में से एपोस्ट्रोफी केस हट जाएगा, जॉन एंड मैरीज, ठीक है, इन दोनों में जॉइंट पोजीशन है, इस घर पे इसका भी अधिकार है, इसका भी अधिकार है, तो लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अ टन्स वेट, अब यहां पे क्या है, आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, ये क्या है पता है, ये एक तरीके से आपका एक्सेप्शनल पॉइंट है। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि ये जनरल केस में होता है कि नॉन लिविंग में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, लेकिन 1-2%, 5% कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जहां पे आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं नॉन लिविंग नाउन में। सर कब लगा सकते हैं, जब हम बात करते हैं वेट की, जब हम बात करते हैं मनी की, जब हम बात करते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की, जब हम बात करते हैं टाइम की, जब आप बात करते हैं डिस्टेंस की। तो जो यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मनी है ना, प्रॉपर्टी, इन सब की बात करते हैं ना, टाइम की बात करते हैं, तो उन यूनिट्स में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, ठीक है। टाइम के लिए हम 1 डेज लीव बोल सकते हैं, ठीक है, 10 डेज लीव बोल सकते हैं, ठीक है, 1 टन का वेट बोल सकते हैं, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। अर्थ्स सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह के जो नाउन होते हैं नॉन लिविंग नाउन, इसमें आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे द वेट ऑफ अ टन ऐसे लिख देते हैं क्योंकि नॉन लिविंग में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, ऐसा नहीं है। नो एरर इज द करेक्ट आंसर, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। I stopped is going out late at night, ठीक है, because the situation in the town was very tense। देखो यहाँ पे जो गलती हो सकती थी इसमें कॉन्सेप्ट है वो ये, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जेरेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसमें ऑलरेडी है, ये जेरेंड भी है, ये पॉजेसिव है, दोनों चीज़ सही है, इसमें कहीं पर भी और कोई दिक्कत है नहीं है। बाकी पूरे सेंटेंस में कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है, ये सेंटेंस भी आपका एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट है, दिस सेंटेंस ऑल्सो इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ गए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, 7वां सवाल देखो, सभी लोग देखो, ये नाउन केसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉजेसिव केस, बस वही एक केस है, बाकी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ये तो प्रोनाउन टॉपिक में आप आराम से समझ लेते हो। नाउन और केसेस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो एपोस्ट्रोफी केस यानी कि पॉजेसिव केस से ही आते हैं। कहाँ पॉजेसिव केस लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है, वो सब आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस and thereby vexing the teacher। he did not approve of his मतलब उसके सन। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पॉजेसिव केस प्लस जेरेंड ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब इसमें से दोनों में से कहीं पर भी गलती हो सकती है। पॉजेसिव केस में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, एक तो होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, क्या होते हैं, एक तो होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और एक होता है एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सर पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है, वंस, ये होते हैं आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव। और एपोस्ट्रोफी एस होता है एपोस्ट्रोफी एस। इनके बाद आपको वर्ब में आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरेंड फॉर्म, जेरेंड का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसमें से दोनों में से कहीं पे भी गलती हो सकती है, जैसे कि हो सकता है वो आपको जेरेंड फॉर्म लिख के दे, आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव अपनी तरफ से लगाना पड़े, या हो सकता है कि वो पॉजेसिव एडजेक्टिव लिख के आपको अपनी तरफ से जेरेंड लगाना पड़े। तो यहाँ पे जेरेंड तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, जेरेंड तो लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे पॉजेसिव केस लिखना है। अब देखो नाउन में ये एपोस्ट्रोफी एस कब लगता है, नाउन के साथ,
और ये कब लगता है, नाउन से पहले। जब यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है तो हम इससे पहले एडजेक्टिव तो नहीं लगा सकते, वो तो लगा हुआ ऑलरेडी। इसमें पोजीशन दिखाने के लिए आपको अपोस्ट्रोफी साइन लगाना पड़ेगा। हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस, मतलब उसने अप्रूव नहीं करा उसके बेटे के उठाए गए फालतू सवालों का, या सवालों को अप्रूव नहीं करा। तो यहाँ पे हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूपिड क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब आप ये कहोगे सर मुझे आसानी से समझ में नहीं आया, या मुझे बेसिक से सिखा दो। बहुत ज़्यादा बेसिक, हालांकि मैं बहुत बेसिक से सिखा रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन आप ये चाहोगे अभी भी समझ में नहीं आया, इसका मतलब है कि आप बहुत कमज़ोर हो। कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर का मतलब है कि अभी आप शुरू कर रहे हो, आपने ज़रा सा भी कभी नाउन पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब ये है। और जिसने नाउन नहीं पढ़ा है तो ये मैं बहुत बेसिक से सिखाने वाली क्लास नहीं है, इसमें पूरी किताब सॉल्व करा रहा हूँ, तो मैं प्रैक्टिस के बिहाफ पर ही करा सकता हूँ, या फिर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। ठीक है, तो इसके लिए आपको फिर बेसिक वाली क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, या तो एप्लीकेशन से पढ़ो या फिर यूट्यूब पे A to Z इंग्लिश बेस्ट से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट पढ़ो। ठीक है, बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। जैसे अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। अब देखो इसमें कंपैरिजन की बात हो रही है। ठीक है, अब कंपैरिजन की बात हो रही है तो भाई यहाँ पे जैसे अमेरिका में पोजीशन की बात हुई है, अमेरिका की प्रॉब्लम्स, तो फिर भाई एज इंडिया। अब देखो यहाँ पे जब कंपैरिजन हमेशा जो होता है ना, तुलना हमेशा समान केस में होती है, समान केस में होती है। जैसे कि मैं अगर तुलना करना चाहूँ किसकी, एक अंग्रेजी के टीचर से, एक मैथ्स के टीचर से, अंग्रेजी के टीचर की मैथ्स के टीचर से कंपैरिजन करूंगा तो क्या पॉसिबल है? ये नहीं होना चाहिए, इथिकल नहीं है। तो यहाँ पे जो तुलना हो रही है वो किस किस की हो रही है? प्रॉब्लम्स की। किससे हो रही है? इंडिया से। इज इट पॉसिबल? भाई प्रॉब्लम्स की तुलना करनी है तो प्रॉब्लम से करो ना, अमेरिका की तुलना करनी है तो इंडिया से करो। तो जब प्रॉब्लम की तुलना करोगे तो यहाँ पे दोबारा प्रॉब्लम ना लिखनी पड़े, उसके लिए आपको सिर्फ नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। अगर आप इंडियाज कर दोगे एज इंडियाज, इसका मतलब हो गया इंडियाज प्रॉब्लम इज इक्वल टू इंडियाज प्रॉब्लम। लेकिन सर हम इंडियाज प्रॉब्लम क्यों नहीं लिख सकते? बताता हूं। एक नाउन को एक सेंटेंस के अंदर दो बार रिपीट नहीं किया जाता है, समझ गए? इंडियाज प्रॉब्लम्स लिख सकते थे, बट यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी साइन लगा दो, इसमें प्रॉब्लम्स छिपा हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम्स का जिक्र एक बार हो चुका है, समझ गए? हाँ, तो नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, योर टर्न ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली sarcastic yet me never take it seriously। बताओ, सोच के बताओ। देखो, नेवर टर्न, सॉरी, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स। देखो यहां पे जो टोन है वो किसकी है? तुम्हारी है ना? मैंने कहा तुलना हमेशा समान केस में होती है, समान केस में होती है। इसका मतलब यह है कि यहां पे पोजीशन की बात हो रही है। ठीक है भाई, पॉजेसिव केस है, यानी कि यहां टोन पे पोजीशन है किसका? तुम्हारा। तुम्हारी टोन स्पीकिंग की, बोलने की, एज वेल एज, ये कंपैरिजन दिखा रहा है, एज वेल एज तुम्हारे फ्रेंड की। तो यहाँ पे टोन को हम रिपीट नहीं कर सकते, फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड में आप अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, ना कि प्लूरल, समझ रहे हो? तुम्हारे दोस्त की टोन सर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रिपीट नहीं करना। तुम्हारे दोस्त की टोन और तुम्हारी टोन बोलने की इज रियली एक्सट्रीमली sarcastic, बहुत ही sarcastic है तुम्हारे दोस्त की। तो यहाँ पे फ्रेंड में अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ना कि प्लूरल वाला एस। ठीक है, तो प्लूरल वाला एस प्लूरल बनाने के लिए लगाते हैं, पोजेशन वाला एस अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। The finance minister boasts of improving the economic condition of the countries। देखो ऑफ भी है और कंट्रीज भी है। इज इट पॉसिबल? आपने ऑफ भी लगा दिया और कंट्रीज भी लगा दिया, भाई कैसे हो सकता है? हैं? आप एक बात बताओ, कंट्रीज कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहां ऑफ का मतलब है पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन हो गया, यहां पे भी पोजीशन लगा रहे हो, इसका मतलब है कि सुपरफ्लस हो गया।
ये क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया, मतलब जरूरत से ज्यादा हो गया, जरूरत ही नहीं है। डी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका डी हो गया। वेरी सिंपल। द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। देखो दैट ऑफ ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द लाइफ, दैट इज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, सॉरी हैज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द लाइफ ऑफ पुअर। तो आपको दोबारा पुअर में एस लगाने की जरूरत नहीं है। देखो तुलना हमेशा समान केस में की जाती है। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। तुलना समान केस में होती है, लेकिन इसको कुछ ज्यादा ही जो है यूज कर लिया है सेंटेंस के अंदर, इसको सुपरफ्लुअस कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा माई बाइक इज कूलर देन माई फ्रेंड। ठीक है, तो ये गलत हो गया, मतलब मेरी बाइक ज्यादा कूल है मेरे दोस्त से। ये तो फिर सरकास्टिक भी हो गया कि अरे तेरे से बढ़िया तो मेरी बाइक है, लेकिन ऐसे सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी बाइक की तुलना अपने दोस्त से नहीं कर सकता, इथिकल नहीं है। ठीक है, सरकास्टिकली सही है बट इथिकल नहीं है ग्रामेटिकली। तो आप क्या करोगे, मेरे दोस्त की बाइक से कंपैरिजन करोगे। ठीक है, तो मेरी बाइक है, इस बाइक में मेरा पोजीशन है, तो मेरे दोस्त की बाइक से मुझे पोजीशन कंपैरिजन करना है। तो या तो आप ऐसे कर दो माय बाइक्स माय फ्रेंड्स। अब अगर आप ऐसे लिख दोगे ना माय फ्रेंड्स बाइक, तो और ज्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि बाइक को दोबारा रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे बाइक को हटाना पड़ेगा, रिपीट नहीं कर सकते ना उनको। आप इतना लिख दो, ये सही है। ठीक है, या फिर आपके पास दूसरा भी तरीका है, आप देन के बाद दैट ऑफ लिख दो, दैट ऑफ, और उसके बाद अपना नाम लिख दो माय फ्रेंड, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। दैट ऑफ माय फ्रेंड भी सही है, अगर यहां पे बाइक्स होता तो दोज कर देते, ये भी सही है। अगर आप ये लिख देते हो देन के बाद दैट प्लस ऑफ प्लस माय प्लस फ्रेंड में फिर से एक और बार अपोस्ट्रोफी लगा रहे फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो गया। सुपरफ्लुअस क्या हो गया, यहां पे एस भी लगा दिया, यहां पे दैट भी लगा दिया, दो बार पोजीशन दिखा रहे हो। इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो यहां पे बस यही है कि दैट ऑफ भी लगा दिया है और पुअर्स भी लगा दिया है, जबकि यहां पे दैट ऑफ किसके लिए आ रहा है पता है, लाइफ के लिए, कि जो अमीरों की, ये अमीर लोग हैं, द प्लस एडजेक्टिव सब लोग, सारे लोग गरीब हो गए, और द प्लस एडजेक्टिव सारे लोग गरीब लोग हो गए। ठीक है, जितने भी गरीब लोग हैं उनकी लाइफ से ज्यादा, ठीक है, पीसफुल नहीं होती है किसकी लाइफ, अमीरों की लाइफ। तो उम्मीद है कि अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ। बताओ, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जैसे अभी अभी आपने ये वाला पढ़ा था, ये रहा योर टर्न और योर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड में अपोस्ट्रोफी एस लगा। यहां पे देखो पुअर में अपोस्ट्रोफी एस लगा दो दैट हटा के, या तो, या फिर इसमें देख लो यहाँ पे भी नहीं है, उसी में है, एक ही क्वेश्चन में। ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। जैसे मैंने कहा ये जो सेक है इस पर अधिकार है योर का, तुम्हारे लिए, तुम्हारे खातिर, सेक का मतलब होता है खातिर, खातिर मतलब तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर, एज वेल एज तुम्हारी वाइफ की खातिर। तो अब वाइफ से सेक करोगे, या तो आप वाइफ में अपोस्ट्रोफी एस लगा के ऐसे कर लो वाइफ सेक, तो और ज्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि सेक सेक दो बार रिपीट हो जाएगा। तो आप सिर्फ वाइफ्स कर दो, क्योंकि तुम्हारे खातिर साथ के साथ तुम्हारी वाइफ की भी खातिर, तुम्हारे खातिर एज वेल एज, कंपैरिजन की बात हो रही है, ये तुलना, इसकी वजह से पता चल रहा है। तो यहाँ पे आप वाइफ में अपोस्ट्रोफी एस लगा लो, बस इतना हो जाएगा। इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के लिए है ना, तुम्हारे खातिर भी और तुम्हारी वाइफ के खातिर भी, दोनों के लिए। तो यहाँ पे फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ्स, तुम्हारी वाइफ के लिए भी। सेक दोबारा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, एक बार सेक को दो बार रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एक्सपर्ट Mason reported to the owner of the hotel that there was no question of the walls falling down. भाई साहब, walls falling down, फिर से वही चीज है कि यहाँ पे वॉल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है।
सॉरी नॉन लिविंग नाउन है, क्या है, नॉन लिविंग नाउन। वॉल जो है वो नॉन लिविंग नाउन है जिसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। तो ये जो फॉलिंग डाउन है ना, फॉलिंग आपका जेरेंड नाउन है, जेरेंड नाउन है भैया, ठीक है। तो आप इसको पहले लिखोगे, और जब भी हम किसी चीज़ के पोजीशन वाली चीज़ को पहले लिखते हैं तो उससे पहले द लगाते हैं। तो आप लिखोगे द फॉलिंग डाउन, द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, ऐसे सही होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा माई बाइक्स कलर, कलर, मेरी बाइक का कलर, तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि बाइक नॉन लिविंग है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगेगा नहीं, तो कलर को पहले आएंगे। अब इस कलर पे अधिकार है मेरी बाइक का, तो इसको जैसे ही आप पहले लिखोगे कलर को, तो इससे पहले द का यूज़ करना पड़ेगा, द कलर ऑफ माई बाइक। आगे कुछ भी लिख सकते हो, इज रेड, इज ब्लैक, ये सही है। ऐसे ही यहाँ पे है वॉल्स फॉलिंग नहीं, द फॉलिंग ऑफ वॉल, द फॉलिंग डाउन ऑफ वॉल, और वॉल से पहले तो द ऑलरेडी लिखा हुआ है, पर्टिकुलर वॉल है, तो इससे पहले तो द आएगा ही आएगा, ठीक है। तो डी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करते रहें कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, भाई कमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द ऑफिसर सेड दैट द अप्रिशिएट, और लाइक वाइक तो कर दिया, 10,000 लाइक का टारगेट करा है मैंने इस वाली वीडियो पे, ठीक है। द ऑफिसर सेड दैट द अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। बताओ इसमें सोच के, सोचो, पहले सोच लो फिर मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है भाई, क्या कॉन्सेप्ट है? थोड़ी देर पहले बताया था, पॉजिटिव केस या फिर एपोस्ट्रोफी प्लस जेरेंड। अगर जेरेंड है तो पहले पॉजिटिव केस होना चाहिए, और पॉजिटिव केस है तो बाद में जेरेंड होना चाहिए। कमिंग है और स्टाफ है, तो स्टाफ, इसमें स्टाफ का प्लूरल बना दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्टाफ का प्लूरल नहीं बनाना है भाई, यहाँ पे जेरेंड है तो जेरेंड से पहले पॉजिटिव केस होना चाहिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव तो है नहीं, नाउन है, तो नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगता है, ये नाउन में लगता है, ये नाउन में लगता है, मतलब यहाँ पे नाउन है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, और नाउन से पहले तो पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाओ, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाफ में एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, स्टाफ्स करना पड़ेगा, स्टाफ्स कमिंग, ठीक है, स्टाफ्स कमिंग। ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ा चुका होता हूँ, तो आपको फाउंडेशन क्लासेस भी पढ़नी पड़ेंगी ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे, चाहो तो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको आता है तो मैं कब कह रहा हूँ कि आप बेसिक से पढ़ो, अगर आपको आता है फिर तो आराम से समझ में आ ही रहा है। अगर आप में से एक भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जिसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, फिर आपको मान लो भाई साहब क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहता आप मेरे से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, किसी दूसरी जगह से पढ़ लो, किसी और सर से पढ़ लो, अगर मैं आपको लगता है कि धोखा दे रहा हूँ, पर पढ़ना तो पड़ेगा। फ्री में पढ़ लो, फ्री में भी हमने यूट्यूब पर पूरा बैच पढ़ा रखा है कंप्लीटली, एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिस्टर गांधीज। सोचो भाई, सिंपल सी बात है, जब दिस आइडिया ऑफ लग गया, इस आइडिया के बाद ऑफ लग गया, तो पोजेशन तो इसमें आ ही गया। पोजेशन ऑफ जो होता है वो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए आ सकता है, ठीक है। तो यहां पे पोजेशन की तो बात हो ही चुकी ना, पोजेशन की तो बात हो चुकी, तो इस चीज पे गांधी जी का पोजेशन है, तो यहां पे एपोस्ट्रोफी एस सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं थी। दो चीज एक साथ, या तो सिर्फ इतना लिख दो कि मिस्टर गांधीज आइडिया, बस। लेकिन यहाँ पे दिस आइडिया ऑफ मिस्टर गांधीज नहीं होगा, ऑफ मिस्टर गांधी होगा, अपोस्ट्रोफी एस हटा दो, ठीक है, सिर्फ गांधी होगा। बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका बी है। इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेज। देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेज, जरा सोच के देखो। पहली बात तो जैसे अभी अभी मिनिस्टर्स हाउस वाला क्वेश्चन आया था, बिल्कुल एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है। पहली बात,
गलती तो आपको तुरंत पता चल गई डी वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त के घर पे मैं मिला था चीफ मिनिस्टर से। तो पहली बात तो मेरा दोस्त एक होगा तो उसका घर एक होगा। दूसरी चीज, वन ऑफ के बाद नाउन जो है वो प्लूरल आता है। कैसा आता है? नाउन प्लूरल आता है, ठीक है, वन ऑफ के बाद। दूसरी चीज है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा तो उसका घर भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड नहीं होना चाहिए, फ्रेंड्स होना चाहिए, मतलब एपोस्ट्रोफी एस नहीं होना चाहिए, फ्रेंड्स होना चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस, अगर हाउस करोगे तो देखो यहाँ पे पोजीशन, अब ये जो है एट के बाद आपको प्लेस दिखाना पड़ेगा, एट के बाद आपको प्लेस दिखाना पड़ेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। अभी बताया था सेम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। यहाँ पे आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई मिलने जाओगे, कहीं भी किसी से मिलोगे तो जगह तो बताओगे, उस जगह को ही एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। तो एक एट जो प्रेपोजिशन है इसके बाद प्लेस लगाना पड़ेगा, यानी कि एट के बाद पहले तो लिखो हाउस, और हाउस पे पोजीशन है मेरे दोस्त का तो द लगाना ही पड़ेगा एज अ रूल, मैंने आपको बता दिया। तो द हाउस, एट द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसको प्लूरल में यूज करना है, इज द करेक्ट आंसर। पूरा फ्रेज चेंज करना पड़ेगा, पूरे स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा। आंसर आपका हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा आपका डी। उम्मीद है कि आपको यूं चुटकियों में समझ में आ गया होगा। टेंशन मत लो, आपको ऐसे कॉन्फिडेंट इंग्लिश सिखा दूंगा, आप मौका तो दो, आप आओ तो सही मेरे पास, सिखाएंगे हम, टेंशन क्लियर है। द टीचर सेड टू अस दैट वन ought to work hard in order to attain one goal। अगर आप अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, यानी कि कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर ने कहा हमसे कि वन जो है वो एक प्रोनाउन है, ठीक है, क्या है मेरे भाई, प्रोनाउन। ought to एक मॉडल वर्ब है, और इसके बाद मेन वर्ब है वर्क हार्ड। इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल कैसे हो सकता है? गोल जो है वो आपका नाउन है, और इस नाउन पर अधिकार है किसका? वन का, इसका, वन का। और वन का अधिकार जब आप यूज करते हैं तो वन का जो पॉजेसिव केस होता है वो होता है वंस, जैसे ही का होता है हिज, जैसे सी का होता है हर, होता है कि नहीं, जैसे दे का होता है देयर, ऐसे ही वन का होता है वंस। तो यहाँ पे वंस गोल करना पड़ेगा। इस पे पोजीशन दिखाने के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आपको समझ में एक सेकंड में आ गया होगा। आ गया भाई समझ में? आगे चलो। बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड नेवर फॉरगेट। कौन है? Being sure of success, he told his friends that he would never forget even his enemy's name. Enemy's name है, देखना भाई, enemy's name, enemy's name, नेम्स जो है वो एक नाउन है, और इस पे नाउन, इस पर अधिकार है, पोजेशन है, पोजेशन है मेरे भाई, किसका? एनिमीज का। अब एनिमीज नेम देखो, एनिमी प्लूरल है, ठीक है, हिसिंग साउंड है, हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड का मतलब समझते हो? हिसिंग साउंड का मतलब है कि ऐसा साउंड जो एस पे खत्म हो रहा है, स पे खत्म हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपको एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन लगाना है। क्या लगाना है? सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन लगाना है, एपोस्ट्रोफी साइन, एनिमीज नेम ओनली, ठीक है, क्योंकि नेम पोजीशन दिखाना पड़ेगा। तो आंसर आपका डी हो गया। आंसर आपका क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो,
कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं, एक तो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसके अंदर पोजेशन ऑलरेडी होता है, एक होता है नाउन के बाद नाउन, तो भाई नाउन का पोजेशन दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगता है। कुछ एडजेक्टिव नॉर्मल एडजेक्टिव की तरह यूज करे जाते हैं, मतलब कुछ नाउन खुद एडजेक्टिव का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पब्लिक का ओपिनियन, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पब्लिक ओपिनियन कह सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो पब्लिक्स ओपिनियन करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक ओपिनियन मतलब होता है पब्लिक का ओपिनियन। तो यहाँ आपको पोजेशन की जरूरत नहीं है, ये जनरल एडजेक्टिव है, नॉर्मल एडजेक्टिव है, यहाँ पोजेशन की जरूरत है ही नहीं है, आपको डायरेक्ट एडजेक्टिव लिख देना है। तो पब्लिक्स ओपिनियन नहीं लिखना है, सिर्फ पब्लिक ओपिनियन लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें पोजेशन की नीड नहीं है। वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ। देखो, जब भी हम कंपाउंड नाउन की बात करते हैं, कंपाउंड नाउन की बात करते हैं और उसका अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हो, कंपाउंड नाउन का प्लूरल, जस्ट ऐड एस, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है, तो एस लगाना है, ठीक है। लेकिन ये जो एस होता है ना, ये जो एस्ट है, ये लगता है आपके मेन नाउन में। किस में लगता है? मेन नाउन में, ठीक है, समझ गए। अगर आपको कंपाउंड नाउन का प्लूरल नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, अगर आपको कंपाउंड नाउन का प्लूरल नहीं बनाना है, प्लूरल नहीं दिखाना है, कंपाउंड नाउन पर पोजेशन दिखाना है, पर पोजेशन, तो पोजेशन हमेशा एपोस्ट्रोफी एस के साथ दिखाया जाएगा, तो आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। लेकिन ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ना मेरे भाई, ये कहाँ लगता है? ये लास्ट वाले वर्ड में लगता है, लास्ट वाले वर्ड में या लास्ट वर्ड में लगता है, आप ऐसे लिख लो लास्ट वर्ड, ठीक है, लास्ट वर्ड में, ये मेन वर्ड में नहीं, लास्ट वर्ड में, जो कुछ भी लिखा होगा लास्ट में उसी पे लगेगा। अब देखो कंपाउंड नाउन क्या होता है सर, हमें तो पता ही नहीं है। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है एक ऐसा नाउन जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स मिलकर के एक नाउन का काम करते हैं, जैसे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, पासर्स बाय, ठीक है, लुकर्स ऑन, समझ गए, कमांडर इन चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कमांडर इन चीफ हो गया, ये पूरा है नाउन। अब इस पे है अधिकार, ये नाउन है, ये आदेश है, किसके? इस नाउन पर अधिकार है, क्या है भाई? अधिकार है, किसका? कमांडर इन चीफ का। तो कमांडर इन चीफ में जो आपका अपोस्ट्रोफी एस लगेगा ना, वो लास्ट वाले में लगता है, चीफ में लगेगा। अगर प्लूरल बनाना होता तो कमांडर में एस लगता, कमांडर्स इन चीफ मतलब बहुत सारे कमांडर्स हैं, लेकिन अगर अपोस्ट्रोफी एस दिखाना है तो लास्ट वाले में लगाना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट, योर सन्स इन लॉज, पता नहीं क्या कर रखा है फ्रेंड पे पोजेशन है, पोजेशन या अधिकार कह सकते हैं, फ्रेंड पर अधिकार है, इस पर अधिकार है किसका? इस फ्रेंड पर अधिकार है किसका? आपके सन इन लॉ का। तो आपको पोजेशन दिखाना है, पोजेशन हमेशा लास्ट वाले एपोस्ट्रोफी एस जो लगता है वो लास्ट वाले वर्ड में लगता है, ये भी आपका कंपाउंड नाउन है। तो सन में भी एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, लॉ में भी लगा दिया, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। एपोस्ट्रोफी एस लास्ट में लगता है, प्लूरल पहले वाले में बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर, यू नहीं होगा, सोचो इसमें आंसर क्या लगाएंगे। इसमें इस वाले क्वेश्चन में आंसर बताओ फटाफट से, क्या लगाओगे? मैंने थोड़ी देर पहले भी एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, वही कौन, देखो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो मेरे भैया, ओपन स्टडी टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अगर किसी को नहीं मिलता है तो, नहीं तो सर्च कर लेना ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं हर एक टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे पीडीएफ मिलेंगी प्रिंटेबल, ये जो आपके सॉल्यूशंस हैं इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए वो भी मिल जाएगी, विदाउट सॉल्यूशन चाहिए वो भी मिल जाएगी, सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा अनिल जादव इंग्लिश करके, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं किसी भी तरह की डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। हाँ, और ओपन स्टडी एप्लीकेशन है जहाँ पे हमारी पेड क्लासेस चलती हैं, बस कुछ बातें हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं किसी तरह की जानकारी के लिए। अब देखो, अभी बताया था पॉजेसिव केस प्लस जेरेंड, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है। अगर आगे जेरेंड है तो इधर केस चेंज कर देगा, अगर इधर केस सही लिखा है तो आगे जेरेंड का फॉर्मेट चेंज कर देगा, आपको कुछ ना कुछ तो गलती देगा ही। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे यू का ये सब्जेक्टिव केस होता है या फिर ऑब्जेक्टिव केस होता है,
ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत है आगे हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग लिखा है ये क्या है, जेरंड है। आगे जब जेरंड है तो आपको यहाँ नाउन का प्रोनाउन का कौन सा केस यूज़ करना है, ना तो सब्जेक्टिव ना ऑब्जेक्टिव, आपको चाहिए पॉजेसिव केस। तो आप यहाँ से यू को हटा के योर कर दोगे, क्या कर दोगे, योर, पॉजेसिव केस। तो पहले वाले पार्ट में गलती, आपका आंसर हो गया ए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। आई हैव रेड मैनी प्लेस ऑफ सोज हु इज, देखो प्लेस भी लिखा है, प्लेस के बाद ऑफ भी लगा दिया और सो भी लगा दिया। भाई सो में अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा रहे हो जब ऑफ लगा हुआ है, तो बताओ बताओ बताओ, सो में अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाओगे जब ऑफ लगा हुआ है, तो डबल पोजीशन सुपरफ्लस हो जाएगा। आई डू नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रास्टनेस इज क्वाइट इनटॉलरेबल, मतलब वो जल्दबाजी बहुत करती है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर पे आए। तो भाई सब कुछ ठीक है, मैं नहीं चाहता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन्फिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव केस है, टू माई होम, टू प्लस प्लेस सब कुछ सही है, बिकॉज हर, ये हर के बाद नाउन भी सही है, इज़ क्वाइट पूरी तरह से इनटॉलरेबल, एवरीथिंग इज ओके, नो एरर, कोई गलती नहीं है सेंटेंस में। आंसर आपका हो जाएगा नो एरर। ठीक है, ही इज चीफली कंसर्न विद हिज ओन प्रॉब्लम्स बट यू से दैट हिज इज नॉट, ये क्या लिखा हुआ है, हिज इज नॉट। आपको पता भी है कि प्रोनाउन का कौन सा केस और कब कहाँ यूज किया जाता है। प्रोनाउन के जो केसेस होते हैं ना, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, ये सब कब यूज करे जाते हैं। ये नाउन एंड केसेस और प्रोनाउन एंड केसेस दोनों का कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। देखो अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे जो इज है वो वर्ब है, तो वर्ब से पहले हिज नहीं आएगा, ये तो गलत है। हिम होता तब भी एक बार को थोड़ा सा लॉजिकल, अरे हिज तो आएगा नहीं, एडजेक्टिव है हिज तो यहाँ पे आपको ही करना पड़ेगा, ही इज नॉट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए चलो बताओ 25 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 25। ही इज चीफली कंसर्न्ड विद हिज ओन प्रॉब्लम्स बट यू से दैट हिज इज नॉट। आप एक बात बताओ, हिज जो है वो क्या है, एक पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन हो सकता है ही का, लेकिन यहाँ आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, ये जो इज है ये क्या है, ये है आपकी वर्ब, क्या है, और वर्ब से पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो जो भी प्रोनाउन होगा उसका कौन सा केस होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे ही की जरूरत है, ना कि हिज की। भाई वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है तो सब्जेक्टिव केस लगाओ ना, तो ही इज नॉट होगा, ना कि हिज इज नॉट। अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी yesterday एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी, इसका आंसर बताओ क्या होगा 26। देखो अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब आप कह सकते हैं, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा आपका आउट ऑफ कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। जब हम किसी भी चीज पे, जैसे मान लो कोई नाउन है और उसके बाद पोजीशन दिखाते हैं, ठीक है, यहां पे भी एक नाउन लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन ऑफ लगा के दूसरा नाउन लिखा हुआ है, और यहां पे अगर इस नाउन से पहले ए लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि ये, देखो ऑफ का मतलब होता है आउट ऑफ, आउट ऑफ मतलब मैं से, ठीक है, मैं से यानी कि आउट ऑफ होता है। एक तो होता है पोजीशन, और अगर यहां पे ए लगा हुआ है तो फिर ये ऑफ का मतलब हो गया आउट ऑफ, यानी कि पहले ए है तो आगे एक से ज्यादा होंगे। भाई दोस्त जो है, अगर या तो यहां पे फ्रेंड लिखा होता, द लिखा होता, ठीक है, द प्लस नाउन, तो फिर यहां पे सब कुछ ठीक है। जैसे यहां पे अगर द फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, तो ये सही था, अगर यहाँ पे द लिखा होता तो ये सेंटेंस पूरा सही, लेकिन यहाँ पे ए लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो ऑफ से पहले वाला नाउन है, इससे पहले अगर ए लगा हुआ है, इट मीन्स कि ऑफ का जो यूज है वो सिलेक्शन के लिए किया जा रहा है। अलग अलग यूजेस होते हैं ऑफ के। ऑफ का एक यूज होता है पोजीशन, कि पहले वाले नाउन पे बाद वाले नाउन का पोजीशन हो। एक होता है कि अगर पहले ए लगा हुआ है या कोई नंबर लिखा हुआ है, तो फिर ऑफ का मतलब होता है पोजीशन नहीं, सिलेक्शन, यानी कि बाद वाले नाउन में से सेलेक्ट किया जा रहा है पहले वाला नाउन। अब पहले नाउन कितने हैं, 1 या 10 या 20 30 कितने भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा ही होंगे।
तो आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे जो फ्रेंड है मेरी वाइफ के कई सारे फ्रेंड है, उनमें से एक फ्रेंड जो है मेरे पास आया, तो यहाँ पे आपको इसमें पोजीशन दिखाना ही पड़ेगा। इस वाले नाउन में आपको पोजीशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी वाइफ के दोस्त और भी हैं इसके अलावा, उनमें से एक दोस्त मेरे पास आया, उसने मेरे से पैसे मांगे। तो अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स केम टू मी। अब यहाँ पे वाइफ्स फ्रेंड कर नहीं सकते, क्योंकि फ्रेंड रिपीट हो जाएगा, नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर द लगा होता तो ऐसा नहीं करते, लेकिन ए लगा हुआ है, इसका मतलब है सिलेक्शन किया जा रहा है बाद वाले नाउन्स में से पहले वाले किसी एक नाउन का, ठीक है। तो आपको बाद वाले नाउन में पोजीशन दिखाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। Unfortunately for me, that root cause of my frustration lies in the government dubious policy. गवर्नमेंट नहीं होगा, गवर्नमेंट्स होगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन दिखाना है डूबियस पॉलिसी पे। ये डूबियस पॉलिसी जो है यानी कि डाउटफुल, डूबियस एक बहुत ही प्यारा शब्द है, इसका मतलब होता है डाउटफुल। तो जो डाउटफुल पॉलिसीज हैं किसकी, सरकार की, तो सरकार की गवर्नमेंट्स डाउटफुल पॉलिसीज या डूबियस पॉलिसीज, ठीक है। इसकी वजह से मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में गलती है। ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर्स, नहीं होता, ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। हर एक नाउन में आप पोजीशन नहीं दिखा सकते दूसरे नाउन के लिए, और हर एक नाउन को आप एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं कर सकते, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करा जा रहा है तो आप उसमें पोजीशन नहीं दिखा सकते, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, ठीक है। और अगर आगे वाले नाउन पे किसी नाउन का पोजीशन पॉसिबल है तो आप उस नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो समर है वो ऑलरेडी एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, आगे वाला जो नाउन है उसको सीधे क्वालिफाई कर सकता है फ्लावर्स कैसे हैं, समर फ्लावर्स हैं। जैसे समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है, समर फ्लावर होता है, तो ऐसे ही वे फ्लावर्स जो समर यानी कि गर्मियों के टाइम पे उगते हैं। तो यहाँ पे आपको अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, क्योंकि एडजेक्टिव में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, एडजेक्टिव में पोजीशन नहीं दिखाया जा सकता, नाउन में पोजीशन दिखाया जाता है। तो डी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। ही केम टू हिज विट्स एंड, देखो विट्स जो लिखा हुआ है, विट्स ये आपने फ्रेजेस में पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ, फ्रेजेस में पढ़ा होगा कि एक फ्रेज होता है, इडियम होता है, एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, कंफ्यूज्ड होना, ठीक है, एट वंस विट्स एंड, ठीक है। ये आपका एक इडियम होता है, इडियमेटिक फ्रेज होता है। क्या होता है, इडियमेटिक फ्रेज होता है। तो यहां पे जो विट्स है वो ये वाला विट्स होगा, क्या होगा, यहां वंस की जगह हिज आ गया, ही केम टू हिज विट्स। विट्स वैसे क्या होता है, विट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ, विट्स का मतलब होता है कला, ठीक है, बोलने की कला होती है। और ये होता है एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड, ठीक है। व्हेन ही फाउंड दैट द, या कंफ्यूज्ड या पजल्ड कह सकते हो, आश्चर्यचकित होना, ठीक है, पजल्ड, आश्चर्यचकित होना, ठीक है। हाँ, दैट हिज यंगर ब्रदर हैड स्लैप्ड हिज वाइफ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, विट्स होना चाहिए। When जया एंड श्यामा केम अक्रॉस ज्योति, जब जया और श्यामा दोनों मिले किससे, ज्योति से, दे कॉट वन अनदर हैंड, देखो वन अनदर हैंड नहीं होगा, वन अनदर्स हैंड होगा, क्योंकि भाई एक दूसरे के हाथ पकड़े, तो वन अनदर्स हैंड। आपको यहाँ पे केस लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी केस, क्योंकि यहाँ पे देखो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आएगा। वन अनदर ईच अदर में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ईच अदर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तीन लोग हैं भाई, जया और श्याम ऑलरेडी दो लोग पहले से वो जाके ज्योति से मिले, अब तीन हो गए, अब तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े, तो एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं, तो इस हाथों पे पोजीशन है एक दूसरे का। तो वन अनदर्स हैंड्स एंड टॉक्ड, और बातें करी घंटों तक। द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, बताओ क्या गड़बड़ है। जब ऑलरेडी फॉर्मर पीएम यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब ये ऑफ लगा हुआ है और इस प्राइम मिनिस्टर पर इसका इंडिया का अधिकार है, तो दो दो बार पोजीशन दिखाना गलत नहीं हो जाएगा, है।
या तो पीएम या तो इंडियाज पीएम करो, इंडियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऐसे लिखो, या फिर अगर आपने प्राइम मिनिस्टर पहले लिख दिया है तो इंडिया नहीं करना होगा, सिर्फ इंडिया करना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इट वॉज इंडियाज पास्ट ग्लोरी, ये इंडिया का पास्ट ग्लोरी था, दैट अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ इन्वेडर्स इन द रिमोट पास्ट। बताओ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे जो इंडियाज लिखा हुआ है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई पोजीशन ऑलरेडी पहले से हो ही नहीं रहा है। इट वॉज इंडियाज पास्ट ग्लोरी, इस पास्ट ग्लोरी पे इंडिया का पोजीशन है, ऑल ओके, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आंसर है आपका नो एरर। एवरीबडी शुड बी केयरफुल, हर एक व्यक्ति को केयरफुल रहना चाहिए, टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड्स, सोसाइटी की डिमांड्स को फुलफिल करना, यानी कि सोसाइटी को ये चाहिए तो उसको हमेशा उसको फुलफिल करना चाहिए। तो डिमांड्स जो है इस पे अधिकार है सोसाइटी का, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। फिर से नो एरर, इसका भी आंसर नो एरर हो जाएगा, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। एवरीबडीज, समबडीज, नोबडीज, एनीबडीज, एवरीवंस, समवंस, नोवंस, एनीवंस, इनमें अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। अगर इनके साथ एल्स लगा होता है, नाउन केसेस में हम लोग पढ़ते हैं एल्स लगा होता है, तो फिर एल्स में अपोस्ट्रोफी एस आता है। एवरीबडी एल्सेस, somebody else's, nobody else's, ठीक है। तो इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। केसेस देखो, अभी आप केसेस ही तो पढ़ रहे हो भाई, नाउन और केसेस चल रहे हैं, उसमें अपोस्ट्रोफी केस के ही सारे क्वेश्चन आते हैं, अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी साइन, ऑफ, इन्हीं के क्वेश्चन आते हैं। तो एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी सही है, यहाँ पे भी सही है, नो एरर, फिर से इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, नो एरर आंसर हो जाएगा। I postponed him going to Delhi tonight। अरे यार, हमने पहले भी पढ़ाया था आपको, अभी भी बताया था कुछ टाइम पहले ही, कि पॉजेसिव केस के बाद जेरंड फॉर्म का यूज करा जाता है। इसमें से किसी भी एक पार्ट में जहां पे भी गड़बड़ी लगे वही पार्ट गलत हो जाएगा, या तो यहाँ पे जेरंड की जगह कुछ और कर देगा, या यहाँ पे पास्ट पॉजेसिव केस की जगह कोई दूसरा केस कर देगा, वही हो रहा है। ऊपर देखो जेरंड तो लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हिम नहीं लिख रखा है, इसमें सॉरी हिम लिख रखा है, इसमें हिज होना चाहिए, पॉजेसिव केस होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, पॉजेसिव केस होगा, हिम यूज नहीं होगा, ठीक है। ही टोल्ड हर, उसने उससे कहा, दैट ही हैड एवर सीन हर विद हिज माइंड्स आई। बताओ, कुछ लोगों को ये चीज पता नहीं होगी कि माइंड्स आई का मतलब क्या होता है। माइंड्स आई जो है ये आपका एक फ्रेज है, फिक्स्ड फ्रेज, ठीक है। ये एक फिक्स्ड फ्रेज है जिसमें आप एपोस्ट्रोफी एस इसी तरह से लगाते हैं। पहली बात तो ये तो चेंज हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं। इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, माइंड्स आई जो होता है मस्तिष्क की आंखें, इसको आप नेचुरल ऑब्जेक्ट में कंसिडर करोगे, है ना। एपोस्ट्रोफी केस जब आप नाउन टॉपिक के अंदर पढ़ोगे तो उसमें इसको एक्सेप्शंस में पढ़ाया जाता है कि जब हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं या फिर सेलेशियल बॉडीज़ की बात करते हैं, हेवनली बॉडीज़ की, या स्पेस, टाइम, वेट, मनी, इन सब की बात करते हैं, तो अपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग नाउन में भी यूज़ करा जा सकता है। सो यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब कुछ लोग इसी पार्ट को गलत कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फिक्स फ्रेज है तो ये सही है, नो एरर इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। हाँ, When I arrived at the gate of his house, I found his locking up। देखो यहाँ पे कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि सर ने बताया था पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव केस या पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस जेरेंड, ठीक है। तो वो क्या करता है, जहां पे भी वर्ब की आईएनजी देखा वो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा के पूरे पार्ट को सही कर देता है, तो उसको क्या लगेगा कि ये सेंटेंस तो सही है, ये जेरेंड हो गया, है ना, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि नो एरर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, नो एरर नहीं है, आंसर आपका होगा ये वाला। कौन सा होगा, ये वाला, सी वाले पार्ट में गलती है, यही आपका आंसर है। अच्छा, ये आंसर क्यों हुआ सर, क्योंकि ये जो आप बता रहे हो ना कि ये लॉकिंग अप जो है वो जेरेंड है, नहीं भाई, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड में भी लगती है और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी लगती है, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल से बन रहा है। अभी बताता हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड में भी लगती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म
प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी लगती है। तो यहाँ पे जो लॉकिंग है ना, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना कि जर्न, ठीक है। अच्छा सर पता कैसे चलेगा, बताता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल में काम को करते हुए, यानी कि वो एक्शन की तरह काम करता है ना। मैंने उसको पाया या मैंने उसको देखा, आई सॉ डैश या आई फाउंड डैश लॉकिंग अप द डोर, डोर को लॉक करते हुए। अगर यहाँ पे जेरेंट करोगे तो नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अप लगा करके ये जो प्रेपोजिशन लगाया है इससे पता चल रहा है, और उसका आगे ऑब्जेक्ट भी है। तो इस काम को करते हुए का सेंस आता है, कंटिन्यूअस फॉर्म होती है वहां पे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंटिन्यूअस एक्शन को डिनोट किया जाता है। तो मैंने उसको पाया इस काम को करते हुए। जब करते हुए का सेंस आता है, करते हुए की बात आती है, तो वहां पर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करता है और ये वर्ब की तरह काम करेगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो फाउंड है वो वर्ब है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे हिम होगा। मैंने उसको पाया, आई फाउंड हिम लॉकिंग अप द डोर। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन। देखो, हम दो नाउन को एंड से जोड़ के लास्ट वाले नाउन में अपोस्ट्रोफियस लगा देते हैं और आगे एक नाउन लिख देते हैं, तो उस नाउन पे कॉमन पोजीशन की बात होती है, दोनों नाउन का एक साथ पोजीशन हो जाता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल कब है? जब वो कॉमन पोजीशन पॉसिबल हो, यानी कि ये जो प्रेजेंट कंडीशन है वो चाइना की और इंडिया की दोनों की एक जैसी हो, एक साथ हो सकती है। भाई मेरी प्रॉब्लम अलग है, तुम्हारी अलग है, हम दोनों की प्रॉब्लम सेम हो सकती है, बट इंडिया और चाइना की प्रॉब्लम एक जैसी नहीं हो सकती। उसकी प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, हमारे कुछ और हैं, उनके रूल एंड रेगुलेशंस कुछ और हैं, हमारे कुछ और हैं। तो दोनों देशों की अलग अलग प्रेजेंट कंडीशन है, इसीलिए हमें इंडिया में अलग से अपोस्ट्रोफियस लगाना पड़ेगा और चाइना में अलग से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, क्योंकि दोनों की प्रेजेंट कंडीशन अलग अलग है। कीपिंग इन व्यू द पब्लिक्स डिमांड, फिर से वही चीज बताओ, फिर से वही डिमांड, वही चीज की डिमांड। देखो, हर एक नाउन एडजेक्टिव की तरह काम नहीं कर सकता। हर एक नाउन, मतलब जब नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाता है तो उसमें अपोस्ट्रोफियस नहीं लगता। जब नाउन को नाउन की तरह यूज करा जाता है, दूसरे नाउन पर पोजीशन दिखाया जाता है, तब अपोस्ट्रोफियस लगता है। तो यहाँ पे पब्लिक्स डिमांड नहीं करना है, ये डिमांड ऑलरेडी एक नाउन है, और यहाँ पे जो पब्लिक है वो एडजेक्टिव की तरह यूज करा जा रहा है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे पब्लिक्स डिमांड करने की जरूरत नहीं है। आप, और सर ऐसा कैसे होता है? अच्छा, एक और कंफ्यूजन हो सकती है कि सर ये तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नाउन नाउन है और कौन सा नाउन एडजेक्टिव है? तो जो नाउन एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं वही इस तरह के सेंटेंसेस में यूज होते हैं, सारे नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं होते हैं। अनिल फादर का भी सुना है? अनिल फादर, पिताजी के पहले अनिल लिख दिया, भाई दोनों नाउन है, मैंने अनिल को एडजेक्टिव बना दिया, ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता। अनिल्स फादर होगा। तो हर एक नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं किया जाता है ना, कुछ नाउन होते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक जो है वो एडजेक्टिव, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक डिमांड, पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक स्पीच, तो ये पब्लिक जो है वो ऑलरेडी एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज करा जा रहा है, तो आप इसमें अपोस्ट्रोफियस नहीं लगाओगे। ऑप्शन नंबर बी। His maid servant behavior, his maid servant behavior is। अब देखो यहाँ पे फिर से वही चीज आ रही है, देख रहे हो? सेम, यहाँ पे जो बिहेवियर है वो नाउन है और इस पे पोजीशन है किसका? मेड सर्वेंट का। तो इसमें आपको अपोस्ट्रोफियस लगाना पड़ेगा। उसका जो मेड सर्वेंट है उसका बिहेवियर बहुत ही कैसा? अनडाउटेडली इनडिसेंट है, उसका बहुत ही बेकार बिहेवियर है। तो हिज मेड सर्वेंट्स बिहेवियर इज अनडाउटेडली indecent, but I don't understand how he tolerates it. These buildings decoration, यहाँ पे भी पोजीशन दिखाना है, यहाँ पोजीशन दिखाना है साफ साफ कि ये जो डेकोरेशन है वो किसकी डेकोरेशन है? भाई पब्लिक की, बिल्डिंग की डेकोरेशन है। किसकी डेकोरेशन है भैया? बिल्डिंग की डेकोरेशन। तो डेकोरेशन पे पोजीशन है, तो यहाँ पे जो है सिंपल एस नहीं लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन है। पोजीशन यानी कि अधिकार है, एपोस्ट्रोफी केस बताना पड़ेगा आपको। तो पहले वाले पार्ट में गलती है ना। दीज बिल्डिंग्स डेकोरेशन, इस डेकोरेशन पे पोजीशन है बिल्डिंग का, इसीलिए आपको एपोस्ट्रोफी एस यूज करना पड़ेगा। दिल्लीज वाटर सप्लाई सिस्टम इज अनसर्टेन, सॉरी, इज सर्टेनली एज गुड एज इज एक्सपेक्टेड इन अ कैपिटल टाउन। दिल्ली की वाटर सप्लाई सिस्टम
निश्चित रूप से उतना ही अच्छा है जितना एक्सपेक्ट किया गया था एक कैपिटल टाउन होने के नाते। कोई दिक्कत नहीं है। वाटर सप्लाई सिस्टम जो है पूरा सिस्टम है, इस पे अधिकार है दिल्ली का, सो नो एरर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से एकदम सही है। आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। येट्स पोइट्री, ये किसी का नाम है और ये हिसिंग साउंड दे रहा है, यानी कि एस पे खत्म हो रहा है, श पे खत्म हो रहा है, तो उसने अपोस्ट्रोफी साइन लगा दिया, पोइट्री पे पोजीशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पे कोई पॉजेसिव केस यूज करा नहीं गया। नाउन केसेस में सिर्फ एक ही चीज है सीखने वाली, वो है अपोस्ट्रोफी केस, यानी कि पॉजेसिव केस। इसके अलावा कुछ भी आपके नाउन केसेस में नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। बाकी सब तो अपने आप चीजें आ जाती हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, वोकेटिव केस हो गया, ये सब। ब्रूटस, ये भी देखो हिसिंग साउंड, अगर आपको ये नहीं पता है तो यहाँ पे समझ लो, लिख लो, जो नाउन हिसिंग साउंड देते हैं, हिसिंग साउंड देते हैं, यानी कि श श श पे खत्म हो, ऐसे नाउन, उनमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन लगता है, उनमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन लगता है, बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो ब्रूटस किसी का नाम है, इसमें साइन लगा दिया, नो एरर, फिर से इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा नो एरर। द ब्लाइंड्स लाइफ, मतलब जो अंधों की लाइफ होती है, ब्लाइंड लाइफ। देखो इसमें एक गड़बड़ी है, इसमें एक चीज मैंने आपको सिखाया होगा, पहले भी कई बार सिखाई है, एक बार फिर से सिखाता हूं, कि अगर आप किसी भी एडजेक्टिव को नाउन बनाना चाहते हैं तो ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि आप किसी भी एडजेक्टिव को सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा देते हो तो ये एक नाउन बन जाता है, ये एक नाउन बन जाता है जिसको आप एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। और कौन सा नाउन बन जाता है, ये एक प्लूरल नाउन बन जाता है। कैसा? एक प्लूरल नाउन बन जाता है। प्लूरल नाउन कैसे बन जाता है? क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी या कम्युनिटी, और द प्लस एडजेक्टिव का मतलब हो जाता है द होल कम्युनिटी, द होल कम्युनिटी। उस क्वालिटी के जितने भी नाउन धरती पर होते हैं ना, वो सारे के सारे पूरी कम्युनिटी को डिनोट करने लग जाता है द प्लस एडजेक्टिव। लेकिन अभी भी इसकी लिमिटेशंस हैं कि जो काम नाउन कर सकता है वो द प्लस एडजेक्टिव नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा द ब्लाइंड, ब्लाइंड एडजेक्टिव है और इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया, अब ये पूरा नाउन बन गया, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एडजेक्टिव में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, एडजेक्टिव में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते आज भी। तो यहाँ पे जो लाइफ है, ये जो नाउन बनाया गया है, ये पूरी कम्युनिटी को शो करने के लिए बनाया गया नाउन है, ये नेचुरल नाउन नहीं है। तो आप इस पे पोजीशन नहीं दिखा सकते, ये गलत हो जाएगा, समझ गए। आप इसको लिखोगे तो पहले नाउन को लिखोगे और उससे पहले द लगाओगे, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। जितने भी अंधे लोग होते हैं उन सभी की लाइफ, समझ गए, इस तरह से सही होगा, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड इज रियली वेरी माइजरेबल। बहुत ही बेकार लाइफ होती है उन लोगों की। मैं बहुत अमीर हूँ, मैं सच में बहुत अमीर हूँ, क्योंकि मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है, एक नेचुरल शरीर जो एक इंसान के पास होता है, एक परफेक्ट शरीर है। वरना जीवन में इतने लोग हैं, इतने कमज़ोर और इतने बेकार लोग हैं कि जिनका जीवन सच में नरक है बेचारों का। किसी के पास आंखें नहीं है, किसी के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बॉडी से खुश नहीं है। जिनके पास बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, तो वो सबसे गरीब है, भले उनके पास पैसा क्यों ना हो। लेकिन जिसके पास पैसा भले ही ना हो, अगर उसके पास स्वस्थ शरीर है, दो पैर हैं चलते फिरते, दो हाथ हैं, पूरा शरीर सही है, ठीक है। इवन हम लोगों का तो शरीर ये मान लो परफेक्ट है, हाइट वाइट, इवन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लोग दुखी होते हैं कि यार मेरी हाइट, ये मेरा कलर ऐसा। भाई लोगों के पास अंग नहीं है शरीर के। तो वही चीज़ यहाँ पे कभी कभी, ये एक मूवी है नज़रअंदाज करके देखना, उससे आपको बहुत बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं ऐसी, है ना। He did not know even the name of the scientist who discovered the laws of the earth gravitational force. अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, अर्थ नेचुरल ऑब्जेक्ट में आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स
में आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो, जैसे सन्स रेज, सन्स रेज, सूर्य की किरणें, अर्थ्स, अर्थ्स सरफेस, अर्थ का सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पे अधिकार है किसका, धरती का, धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको डिस्कवर किया था किसी साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो ये यहाँ पे अर्थ में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, अर्थ्स हो जाएगा। दिस ब्लेड्स एज, देखो ये ब्लेड्स एज जो होता है ना वो स्पेस होता है, स्पेस, स्पेस हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, मनी हो गया, वेट हो गया, इन सब में आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो, इन सब में एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो, ठीक है। इनकी यूनिट्स से, जैसे यहाँ पे ब्लेड का जो एज है, एज का मतलब होता है धार, ठीक है। जैसे मान लो ये नॉक है, तो नॉक जो है एक स्पेस है, धार क्या हो गई, एक स्पेस हो गई। स्पेस का मतलब होता है जगह, अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहा है, स्पेस मतलब जगह। अगर किसी भी जगह की बात करोगे तो उससे पहले दिया गया नाउन, नाउन जैसा भी हो, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग, आप उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। तो यहाँ पे दिस ब्लेड्स एज सही है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर आंसर हो जाएगा, नो एरर, नो एरर आंसर होगा। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस मैनी ऑफ द क्वेश्चंस, वो प्लूरल बनाना चाहता है भाई, तो प्लूरल में एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी साइन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस कर दो, प्लूरल नाउन। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया देखो यहां दो चीजें हैं। अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूं द प्रेसिडेंट, अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये सही है। लेकिन अगर मैं यहां पे इंडियाज कर दूं तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इंडिया के आगे भी नाउन लिखूं, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, तो ये जो नाउन है इस पे पोजीशन दिखा सकते हो। यहां पे आप पोजीशन दिखाओगे क्योंकि इस वाले नाउन पे इसका पोजीशन और इस वाले नाउन पे भी इसका पोजीशन है, यानी कि वो प्रेसिडेंट, किसका प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का, किसके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का प्रेसिडेंट, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का प्रेसिडेंट। तो ये जो प्रेसिडेंट है इस पर अधिकार इंडिया का नहीं है, इस पर अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का, और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पर अधिकार है इंडिया का। तो ये तीन नाउन हो गए, दो पोजीशन हो गए। तो इन केस ऑफ डबल पोजीशन, एक में ऑफ लगाएंगे, दूसरे में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, लेकिन दोनों में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। जैसे इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स प्रेसिडेंट, ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का जो अधिकार है उसमें प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट को पहले लिखना होगा, इसके बाद इंडियाज करना होगा। लेकिन यहां पे इंडियाज नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है, हाँ 51 क्वेश्चन हैं टोटल इसमें। मैनी अ मैंस लाइफ, मैनी अ मैंस लाइफ, बहुत सारे जितने भी लोग होते हैं उन सबकी लाइफ, ठीक है। बताओ इसका आंसर है मैनी अ मैंस। देखो मैनी अ के बाद नाउन सिंगुलर आता है, कोई दिक्कत नहीं, सही लिखा है। जो नाउन हिसिंग साउंड नहीं देता है उसमें आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ इज अ डेंजर, is in danger if the government does not take any serious action to safeguard us, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर, इसमें भी कोई गलती नहीं है, नो एरर करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। एक और क्वेश्चन, nobody's claim to be a permanent member of the club is valid in the eyes of the committee। nobody में apostrophe s लगा हुआ है, लग सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, नो एरर। ये तो आपका नाउन केसेस का सेक्शन है, मतलब नाउन के जितने भी क्वेश्चन है, लगभग 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन को मैंने क्या, उस बुक ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। नंबर्स वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और केसेस के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसने दोनों सेक्शन को अलग अलग कर दिया है। केसेस के क्वेश्चन अलग कर दिए 50, जो कि मैंने आपको करा दिए, नंबर्स के क्वेश्चन अलग कर दिए। तो अभी केसेस का जो पार्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब थर्ड चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, नाउन नंबर्स। तो चलो देखिए,
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों में से कोई भी कंप्लीट इंग्लिश का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं, जिसमें अभी जो लेटेस्ट बैच चल रहा है वो है हमारा 15 इंग्लिश फाउंडेशन 15। ये लाइव प्लस वीओडी बैच है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट इंग्लिश के लिए, इसमें वोकैब भी होती है, प्रैक्टिस भी होती है, ग्रामर भी होती है, क्लास नोट्स, प्रिंटेबल पीडीएफ सब कुछ मिलता है, डाउट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 15 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, दिल्ली आके पढ़ना चाहते हैं एसएससी की तैयारी करने के लिए, तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जहां आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती है एक ही जगह पर, ठीक है। तो ये आप अगर गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं सीजीएल के लिए 2024 के लिए, तो आप अपने दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।